गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 3 देखते हैं। इसके पहले हमने चैप्टर 2 देखा है। ठीक है, वहाँ तक के सारे ही एक्सप्रेशन, सारा थेरेटिकल पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट, एक्सरसाइज वगैरह सब कंप्लीट किया। ठीक है, लेकिन अभी आपका कल की ही डेट में ये आया है कि आपके जो सिलेबस है उसका 25% डिडक्ट हुआ है। तो अभी मैं आपको चैप्टर 3 से उतना ही पार्ट बताऊंगी जितना आपके लिए है, मतलब जो डिडक्ट हुआ है वो नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का मैं आपको बाद में बता दूंगी कि कौन सा पार्ट डिडक्ट हुआ है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ों के नोट्स बन गए हैं, तो मैं समझा तो दूंगी लेकिन बता दूंगी कि ये डिडक्ट हुआ है तो आपको नहीं करना है करके। ठीक है, तो चलो चलते हैं। तो आपका चैप्टर 3 है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसको केटीजी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, अपन यही बात करेंगे। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। तो एक्चुअली ये दो चैप्टर थे, उसको एक बना दिया है। तो पहले हम ये केटीजी देखते हैं। पहला पार्ट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हमको देखना पड़ता है कि जो ये है मैटर की स्टेट्स है वो 3 स्टेट्स होती है। इसके पहले वाले चैप्टर में भी हमने देखा सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो फिर हमने फ्लूइड पढ़ा था, उसमें लिक्विड गैस दोनों आ रहा था। तो जनरली हम ये कह सकते हैं कि हमने लिक्विड के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं गैस के लिए। ठीक है, तो गैस में हमने इसके पहले आपने केमिस्ट्री में या 10th वगैरह में कभी रहा होगा आपको, साइंस में या 11th में केमिस्ट्री वगैरह में आपने लॉज पढ़े। ठीक है, गैस लॉज, उसमें आता है बॉयल्स लॉ। ये देखो, ये अपने को अभी ये शॉर्टकट यहाँ पे देखना है, बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं जाना है। तो फर्स्ट है बॉयल्स लॉ, सेकंड है चार्ल्स लॉ, और थर्ड है एवोगैड्रो लॉ, और फोर्थ है गे-लुजॉक लॉ। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ का क्या है, स्टेटमेंट क्या होता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यहाँ पूरे चैप्टर में हम वॉल्यूम को डिनोट करेंगे कैपिटल वी से, और प्रेशर को डिनोट करेंगे हम कैपिटल पी से। ये ध्यान रखना, टेम्परेचर को कैपिटल टी से, इस तरह से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को स्मॉल एन से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल एन, ये सब डिनोट करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो ये V है ये है वॉल्यूम और P है प्रेशर। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो गैस का वॉल्यूम है वो प्रेशर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सेकेंड है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये स्टेटमेंट ज़रूरी होता है। जैसे ये बॉयल्स लॉ में है कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर, ये भी स्टेटमेंट में इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वैसे ही चार्ल्स लॉ में एट कांस्टेंट प्रेशर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एवोगैड्रो लॉ कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। ठीक है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फिर गे-लुजॉक लॉ क्या कहता है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी शर्त नहीं है यहाँ पर कि कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, लेकिन ये तीनों लॉ में क्या है, एक चीज़ कांस्टेंट है। मेन चीज़ यहाँ पर गैस के लिए होती है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। ठीक है, और यहाँ पर पूरे लॉज में आप देखोगे दो के बीच में रिलेशन है, और दो के बीच में जब रिलेशन है तो तीसरा कांस्टेंट है। थोड़ा सा ध्यान दो तो आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे कि कौन सा लॉ क्या है। आपको बहुत ज़्यादा उसमें लर्न वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर रहा तो V और P के बीच में रिलेशन है, कांस्टेंट प्रेशर रहा तो V और T के बीच में रिलेशन है, कांस्टेंट वॉल्यूम रहा मतलब V कांस्टेंट रहा तो P और T के बीच में रिलेशन है।
बिल्कुल ये ध्यान रखना है। तो गेल-लुजॉक लॉ क्या बोलता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, अब इस सारे लॉ को यदि हम एक साथ कंबाइन करें, देखो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इन तीनों को कंबाइन करते तो क्या होता, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT 1/P। ठीक है, तो ये आ गया V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT इंटू 1/P। अब हमने P को इस साइड ले गए तो ये हो गया PV। ठीक है, PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये NT। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल साइन हमेशा रिमूव करने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ हमने R कांस्टेंट लगा दिया, ये R। तो PV इज इक्वल टू NRT हो गया। तो ये जो R है ना, इसको बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है गैस के लिए, या फिर हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल मोल इनवर्स के इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, तो ये वैल्यू होती है। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया, इसे हम आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। PV इज इक्वल टू NRT। ये आपको समझना है अभी। ठीक है, ये चीज़ समझना है कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है। तो दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट है। ये आपको ऐसे डायरेक्टली इक्वेशन तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूरा चैप्टर समझने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि क्या P है, क्या V है, क्या T है, उसके बाद लॉस क्या होते हैं गैसेस के, आइडियल इक्वेशन क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, आइडियल गैस क्या होती है, रियल गैस क्या होती है। ठीक है, ये समझना ज़रूरी है। तो ये समझो कि हम अभी थोड़ा सा ये बेसिक ही क्लियर कर रहे हैं अपना। ठीक है, तो अब हम अगला कंसेप्ट देखते हैं। ये है कंसेप्ट ऑफ मोल। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ मोल में देखो कि यहाँ पर एक्चुअली मोल क्या है, किसी भी सब्सटेंस की यूनिट होती है। ठीक है, MOLE ये मोल, और इसका सिंबल होता है MOL। इसका सिंबल होगा MOL। ये सिंबल है, जैसे मीटर का सिंबल सिर्फ हम M लिखते हैं ना, तो मोल का सिंबल MOL है, बस E हट जाता है। और ये मोल पूरा नाम है उसका, जैसे मीटर का METER है, वैसे ये मोल मतलब MOLE है। तो सब्सटेंस में जो एटम्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको इस फॉर्म में काउंट करते हैं, मोल के फॉर्म में काउंट करते हैं। ठीक है, और उसकी यूनिट होती है MOL, इस तरह से। तो ये जो मोल है, मोल क्या होता है, अब हम मोल को कैसे मेज़र करेंगे ये हमें नहीं पता। तो ये इसका फॉर्मूला होता है मास, जो भी सब्सटेंस है उसका पूरा मास अपॉन मोलार मास। ठीक है, कि उसमें कितने मोल है। जैसे कि हम ये देखते हैं कि जैसे ये एक कंटेनर है, इसमें बहुत सारे ऐसे ये दिया हुआ है गैस के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब इसका मैं टोटल मास करूँ तो हो सकता है कि 50 ग्राम हो, 100 ग्राम हो। ठीक है, तो वो मास की जगह आ जाएगा। पर इसमें कितने मोल है टोटल, ठीक है, वो हम यहाँ लिखेंगे मोलार मास का, तो वो 1 मोल आ जाएगा। तो इसलिए 1 मोल इज इक्वल टू हो जाएगा ये पूरा टोटल मास अपॉन ये उसका मोलार मास। ठीक है, तो ये हो गया 1 मोल। तो मोल हम इस तरह से मेज़र करते हैं कि 1 मोल कितना होता है। जैसे हम मीटर को कैसे हमने सोचा, ये सब हमने देखा है ना, कितना उसका सेंटीमीटर होता है ये सब, वैसे ही मोल हम कैसे मेज़र करेंगे ये देखेंगे। तो मोल हम कैसे मेज़र करेंगे, पहले हम पूरा इसका मास लेंगे, उसके बाद टोटल मोलार मास इसका कितना होता है वो चेक करेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे तो 1 मोल आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे और भी क्लियर है कि 1 मोल सब्सटेंस में कितने एटम्स होते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयन्स होते हैं। क्योंकि कोई भी सब्सटेंस या तो एटम से बना हो सकता है, या मॉलिक्यूल से बना हो सकता है, या आयन से बना हो सकता है। पर सब्सटेंस की यूनिट तो मोल है, तो हमको मोल में उसको मेज़र करना है।
तो 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है, ये जो हमने लिखा था ना, इसी में 1 मोल इज इक्वल टू कितना एटम हो सकते हैं या मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। तो 1 मोल इज इक्वल टू कितने होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻²3। यहाँ 2 भी लिखा रहता है, कभी 2 या 2 लिखा रहता है तो चलेगा, इतना ये चलेगा, ठीक है। तो 6.23 इंटू 10⁻²2 इतने मॉलिक्यूल्स 1 मोल में होते हैं। तो 1 मोल इज इक्वल टू इतने मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस होते हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें कितने हैं अपॉन ये जो नंबर है इससे डिवाइड करेंगे। अब जैसे यहाँ देखो, हमने बोला ना 1 मोल इज इक्वल टू इतना लिखा हमने, कितना 6.023 इंटू 10⁻²3, ठीक है, 23 इतना हमने लिखा। अब मेरे को नंबर ऑफ मोल निकालना है, ठीक है। अब यहाँ 1 मोल की जगह ये मेरे को नंबर ऑफ मोल निकालना है कि किसी भी सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ मोल है। तो मैं क्या निकालूंगी, नंबर ऑफ मोल, ठीक है, ऑफ मोल, या एन ले लेती हूँ मैं, नंबर ऑफ एन इज इक्वल टू ये निकालना है मुझे। तो मैं क्या निकालूंगी, उसमें टोटल पार्टिकल कितने हैं या मॉलिक्यूल कितने या एटम्स कितने। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें देखूंगी अपॉन मैं इस नंबर से डिवाइड कर दूंगी, ठीक है, 10⁻²3। तो ये जो आएगा वो होगा नंबर ऑफ मोल उस सब्सटेंस में, ठीक है। अब ये कंसेप्ट आपको समझना है, ये आपके मतलब ऐसा ये नहीं है कि एग्जाम में आएगा, लेकिन आपको मोल का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये जो मोल का कंसेप्ट है ना, कैसे नंबर ऑफ मोल कितना होता है, 1 ग्राम सब्सटेंस में कितने मोल होते हैं, या 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। इसलिए ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, बेसिक है, ये जो अपन इस चैप्टर के लिए ज़रूरत पड़ेगी और हम वो कर रहे हैं, ठीक है। अब ये है देखो, वेट ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट। अब हमने बोला था कि 1 मोल में इतने सारे एटम होते हैं। अब हम ये बोल रहे हैं कि 1 एटम, ये इतने सारे एटम है, पर इसमें से 1 एटम का वेट कितना होगा, 1 एटम का 1 एटम या 1 मॉलिक्यूल या 1 आयन का वेट कितना होगा। तो इज इक्वल टू उसका एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट। एटॉमिक वेट अपन ने देखा है ना, पढ़े ना, एटॉमिक मास पढ़ा है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास ये पढ़ा है ना। तो एटॉमिक वेट अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ये होगा वेट ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट में उसके एक एटम का वेट इतना आएगा, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन 6.023 इंटू 10⁻²3, ठीक है। तो ये आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब देखो, इसी को नंबर ऑफ मोल्स को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है हमने, ये n, नंबर ऑफ मोल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल कैपिटल N, और ये हो गया, ये जो नंबर है इसको बोलते हैं हम एवोगैड्रो नंबर। ये कौन सा नंबर होता है, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो ये एवोगैड्रो नंबर को हमने Na से डिनोट किया है। तो Na इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻²3, ठीक है, ये है। तो हमने इसी को, यही वाला जो इक्वेशन है, इसको हमने ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया, n इज इक्वल टू n, कैपिटल N अपॉन कैपिटल Na, ठीक है। ये तो अब ये जो इक्वेशन आया, और इसके पहले हमारा जो ये वाला इक्वेशन था, PV इज इक्वल टू nRT, ये इक्वेशन था। तो यहाँ यदि मैं ये गैस आइडियल गैस इक्वेशन में ये n की वैल्यू पुट करती हूँ, तो PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, n अपॉन Na, और ये RT, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं तो क्या आ जाता है। ये देखो, ये रखा हमने PV इज इक्वल टू nRT, n की जगह ये पुट किया, तो ये आ गया आपका, ये आ गया n अपॉन Na RT, ठीक है। तो यहाँ पे हम R की वैल्यू जो होती है ये पुट करते हैं। ये देखो, यहाँ बोला R, अपन ने बोला था रिडबर्ग कांस्टेंट,
तो उसकी वैल्यू होती Na इंटू Kb। ठीक है, Na मतलब Na अपना है एवोगैड्रो नंबर इंटू Kb, Kb को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, बोल्ट्जमैन है तो Kb पुट किया तो Na Kb। तो अब R की वैल्यू यदि हम यहाँ Na Kb पुट करते हैं तो देखो PV इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा N/Na, R की जगह Na Kb पुट किया तो ये Na से ये Na कैंसिल हो जाएगा, KBT, तो हमारे पास मिल जाता है PV इज इक्वल टू NKBT। हम आइडियल गैस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब ये क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल हो गया, वो जो हमने स्मॉल n लिया था, ये स्मॉल n लिया था, ये था मोल। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने यदि लिया है कि PV इज इक्वल टू कैपिटल N है ना, KBT, तो अब ये जो n है ना, ये n हो गया है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डायरेक्ट। ठीक है, और ये क्या था, नंबर ऑफ मोल। तो ये ध्यान रखना, तो Kb के साथ जब फॉर्मूला है तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये सब चीज़ों की ना आगे बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हम इसको भी क्या बोलेंगे, ये भी क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है। ठीक है, तो अ गैस ओबिंग the equation of state, that is PV is equal to nRT or PV is equal to NKBT at all pressure and temperature is an ideal gas। ये आइडियल गैस की डेफिनेशन होगी। ठीक है, तो ये हो गया आइडियल गैस इक्वेशन और ये हो गई आइडियल गैस की डेफिनेशन। चलो अब हम आगे और एक कंसेप्ट देखते हैं, बिहेवियर ऑफ गैस। ठीक है, वैसे ये जो पार्ट है ये डिडक्ट हुआ है, लेकिन आगे जो कंसेप्ट है उसको समझने के लिए जो कुछ भी डेरिवेशन वगैरह है वो समझने के लिए हमें ये चीज़ें समझना ज़रूरी है, इसलिए मैं ये समझा रही हूँ। बाकी एग्ज़ाम में डायरेक्ट ही बिहेवियर ऑफ गैस लिखो या इसके बारे में लिखो ऐसा नहीं आएगा आपको, लेकिन हमें समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, अभी देखो क्या बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट, गैस। आपके बुक ज़रूर रीड करना, बुक में काफ़ी कुछ दिया हुआ है, लेकिन यहाँ थोड़ा शॉर्ट में मैं समझा रही हूँ। गैस कंटेन्ड इज कंटेनर इज गैस कंटेन्ड इन कंटेनर इज हाँ, गैस कंटेन इन कंटेनर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, हम इसको कैसे कैरेक्टराइज करते हैं कि गैस को मतलब किस तरह से हम इसे डिफाइन करते हैं, किस फॉर्म में, तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो जब हम गैस पढ़ते हैं तो इसके लिए हमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर इतना जानना ज़रूरी है। तो गैस कंटेन इन कंटेनर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ओके, सेकेंड पॉइंट है, पार्टिकल ऑफ द गैस आर ऑलवेज इन कांस्टेंट मोशन। अब ये सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, पार्टिकल ऑफ द गैस आर ऑलवेज इन कांस्टेंट मोशन। आप देखोगे जैसे ये कंटेनर है, ठीक है, इसमें गैस के पार्टिकल ऐसे दूर दूर होते हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि इनके बीच में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा। ठीक है, लेकिन ये फ्रीली रैंडम मोशन में होते हैं गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जब ये बहुत दूर दूर होते हैं और रैंडमली मोशन करते रहते हैं तो ये बहुत कम इनके चांसेस होते हैं कि वो एक दूसरे से कोलाइड हो। ठीक है, जब कोलाइड नहीं होंगे या उनको एक्सेस कोई फोर्स नहीं मिलेगा या एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो क्या होंगे, अपनी वो ही मोशन में मूव होते रहेंगे। जैसे ये पार्टिकल ऐसा गया, फिर इसको रास्ते में कोई नहीं मिला तो फिर वो ऐसा चला गया, फिर वो ऐसा चला गया, ये वाला मॉलिक्यूल ऐसा चला गया। ठीक है, तो ऐसे वो अपने आप मोशन में बने रहते हैं। और किस तरह का मोशन रहता है, क्योंकि उनको एक्सटर्नल बाहर से कोई एनर्जी नहीं मिल रही है, इसलिए वो सेम स्पीड से घूमते रहते हैं उसी कंटेनर में। ठीक है, सेम स्पीड से घूमना या कांस्टेंट स्पीड से घूमना, उसी को हम बोलेंगे कांस्टेंट मोशन।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल ऑफ द गैस आर ऑलवेज इन कांस्टेंट मोशन। इसका मीनिंग समझ में आया कि कांस्टेंट मोशन में कैसे रहते हैं। ठीक है, अब है थर्ड पॉइंट, इट इज़ वेरी हार्ड टू इवेल्युएट द मोशन ऑफ सिंगल पार्टिकल ऑफ गैस। अब ये तो भाई सही है कि इतने सारे पार्टिकल है। अब देखो ये मैं कंटेनर ले रही हूँ, अभी तो मैं बहुत छोटा कंटेनर ले रही हूँ, फिर भी इसमें मैं देख रही हूँ कि कितने सारे पार्टिकल। यदि मैं एक पार्टिकल की मोशन को डिफाइन करना चाहूँ या देखना चाहूँ तो मेरी आंखें ठहरेगी क्या एक पार्टिकल पे या एक मॉलिक्यूल पे? नहीं ना। तो यही सेंटेंस ये कह रहा है कि बहुत हार्ड है इवेल्युएट करना द मोशन ऑफ अ सिंगल पार्टिकल ऑफ गैस, मतलब सिंगल मॉलिक्यूल की मोशन को हम चेक कर कि भाई यही वाला पार्टिकल यहाँ गया, फिर यही पार्टिकल यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, ये हम देख ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ इतने सारे पार्टिकल हैं। और ये तो मैं अभी आपको 2 डायमेंशनल बना के बता रही हूँ, लेकिन जब हम 3 डायमेंशनल में बात करते हैं, कोई डिब्बे में बात करते, कोई कंटेनर में रखी हुई गैस की बात करेंगे, तो हम देख पाएंगे सिर्फ सिंगल पार्टिकल को कि उसकी मोशन वो कैसे कर रहा है, कहाँ जा रहा है? नहीं, क्योंकि वो सब पार्टिकल सेम रहते हैं, सेम मॉलिक्यूल रहते हैं, तो हम ये सब जज नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये लिखा है कि इट इज़ वेरी हार्ड टू इवेल्युएट द मोशन ऑफ अ सिंगल पार्टिकल ऑफ गैस। ठीक है, अब ये मुश्किल है, एक पार्टिकल के बारे में बात करना बहुत मुश्किल है। तो फिर हमने क्या सोल्यूशन निकाला, हम कैसे करेंगे? तो हम कैसे करते हैं, वी फाइंड एवरेज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो हम क्या करते हैं, इतने सारे जो पार्टिकल है ना, इन सब का एवरेज निकालते हैं। जैसे प्रेशर निकालना है तो हम इन सब का एवरेज निकालेंगे, वॉल्यूम निकालना है तो एवरेज निकालेंगे, टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर, जो कुछ भी निकालना है तो हम हर पार्टिकल का लेकर के क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। मतलब हम क्या कंसिडर करते कि एक पार्टिकल का जैसा होगा वैसा ही सभी पार्टिकल का होगा। तो वी फाइंड एवरेज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड देन रिलेट टू द मैक्रोस्कोप व्यू ऑफ गैस। मैक्रोस्कोप, ठीक है, ये सेंटेंस, ये वर्ड का भी मीनिंग क्या है, एक होता है माइक्रोस्कोप, मतलब बहुत माइन्यूटली यदि हम स्टडी करते हैं तो हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी बोलते हैं। और मैक्रोस्कोपिक स्टडी का मतलब क्या होता है, हम बड़े लेवल पे, बड़े फॉर्म में यदि उसकी स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मैक्रो। तो अब हम सिंगल पार्टिकल की यदि बात करते थे तो हम उसको माइक्रोस्कोपिक बोल सकते थे, लेकिन हमने क्या बात किया कि बहुत मुश्किल होता है सिंगल पार्टिकल के बारे में बात करना। तो अभी हमने क्या बोला है कि हम एवरेज निकालते हैं। ठीक है, तभी हमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का हम एवरेज निकालते हैं और फिर रिलेट करते हैं, तो हम इसको बोलेंगे कि हम मैक्रोस्कोपिक व्यू देख रहे हैं गैस का। ठीक है, तो ये चीज़ है इसमें। तो ये हो गया, ये 2 डायग्राम दिए हैं अपने बुक में, तो ये मैंने यहाँ पर लिया है ये डायग्राम। तो ये डायग्राम की बाद में भी ज़रूरत पड़ेगी कि ये गैस होती है, जो वही मैं बता रही थी ना कि बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो ये गैस का एक्चुअल फॉर्म होता है। ठीक है, कि इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं तो कहाँ हम सिंगल पार्टिकल की बात कर सकते हैं। लेकिन हम यदि सिंगल पार्टिकल के सिर्फ मोशन की बात करें तो उसकी मोशन इस तरह से होगी, ये मोशन ऐसी होगी, जैसे देखो ये यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक गया, फिर ये किसी और जगह गया, यहाँ पर गया, फिर ये ऐसा है, फिर ये ऐसा है, फिर ये ऐसा है, फिर ये ऐसा है। किसी भी डायरेक्शन में मोशन करता है, मतलब रैंडमली मोशन करते, हमें नहीं पता होता कि अब ये यहाँ से यहाँ गया है तो अब ये डायरेक्शन में जाएगा या इस डायरेक्शन में जाएगा, उसकी मर्जी है, वो किसी भी डायरेक्शन में जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं रैंडम मोशन करता है। ठीक है, तो ये बताया कि सिंगल पार्टिकल का किस तरह से रैंडम मोशन होता है, और ये सारे पार्टिकल गैस के इस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो अब हम और ये चीज़ आगे देखते हैं। अब ये आइडियल गैस क्या होती है और रियल गैस क्या होती है, इसका भी हम डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, तो अ गैस ओबेइंग आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, इज नो अ गैस ओबेइंग आइडियल गैस इक्वेशन इज, अब देखते हैं आइडियल गैस। आइडियल गैस
ठीक है, आइडियल गैस में ये देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, अ गैस ओबेइंग आइडियल गैस इक्वेशन इज नथिंग बट एन आइडियल गैस। हाँ, जो गैस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है, ओबे करती है, वो ही आइडियल गैस होगी। ठीक है, सेकेंड है इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इज डिफरेंट और एब्सेंट। इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इज एब्सेंट बोला है, इसका मतलब क्या है कि देखो जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत ऐसे पास होते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो उनके बीच में इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है। फिर दूसरा, यदि हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के पार्टिकल कैसे थोड़ा सा दूर दूर होते, ज़्यादा दूर नहीं होते, थोड़े दूर होते हैं। ठीक है, तो उनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो उसके बीच में भी इंट्रैक्शन होता है। लेकिन जब हम गैस की बात करते हैं तो गैस के पार्टिकल हम कैसे लेते हैं, ऐसे दूर दूर होते हैं। जितना वॉल्यूम रहेगा गैस उतना फैल जाएगी। अब जितना दूर दूर हो जाएगी, जितना गैस फैल जाएगी, इसका मतलब आपस में जो मॉलिक्यूल्स है उनका इंटरेक्शन कम हो जाएगा, मतलब उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाएगा। इसलिए कम हो जाएगा या नहीं रहेगा, इसलिए तो वो रैंडमली मोशन करते रहते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से जो आइडियल गैस होती है, जैसे रियल गैस में तो फिर भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, लेकिन जो आइडियल गैस होती है उसमें बिल्कुल भी इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन नहीं होता है, या तो डिफरेंट होता है या एब्सेंट ही होता है। तो हम इसी को लेके चलेंगे कि ये एब्सेंट होता है। ठीक है, अब ये दो प्रॉपर्टीज़ बोलो, कैरेक्टरिस्टिक बोलो, ये होती है आइडियल गैस की। अब रियल गैस की क्या होती है, रियल गैस की होती है, फर्स्ट है कंपोज्ड ऑफ एटम मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल, एटम या मॉलिक्यूल मतलब विच डू इंटरेक्ट विथ ईच अदर। अब रियल गैस में यही बात करते हैं हम कि यदि ये रियल गैस है तो उसके मॉलिक्यूल यदि थोड़े बहुत पास में है तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। इसलिए सबसे पहले हमने ऊपर क्या कहा था कि ये इनके बीच में जो आइडियल गैस है उसके मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, इसलिए उनके बीच में इंटरेक्शन ही है। लेकिन रियल गैस में ये मॉलिक्यूल्स पास में होते हैं, इसलिए वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट क्या है इसमें, इफ देयर इज एटम और मॉलिक्यूल आर so apart then we can say that the real gas are ideal। अब ये रियल गैस आइडियल में कन्वर्ट कब होगी, जब इसके जो ये मॉलिक्यूल है वो दूर दूर हो जाए। अब दूर दूर कैसे होंगे, अपने आप नहीं होंगे, क्योंकि ये कंटेनर है। अब ये कंटेनर में गैस है तो हमको क्या करना पड़ेगा, या तो प्रेशर कम ज़्यादा करना पड़ेगा या वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। वॉल्यूम बढ़ाएंगे मतलब हम इसको और थोड़ा आगे करेंगे, यदि ढक्कन है इसको ऊपर जाकर लगा देंगे तो ये मॉलिक्यूल फिर अब ये दूर दूर फैल जाएंगे। जब ये दूर दूर फैल जाएंगे या अपार्ट हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, तब जा कर के ये जो रियल गैस है वो आइडियल गैस में बदलेगी। मतलब रियल गैस डायरेक्ट आइडियल गैस में कन्वर्ट नहीं हो सकती, उसे हमें करना पड़ेगा। तो ये या तो टेम्परेचर बढ़ा के कर सकते हैं, वॉल्यूम बढ़ा कर सकते हैं, या प्रेशर वगैरह कम ज़्यादा करके कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए ये क्या बोला है कि इफ़ देयर इज़ एन एटम और मॉलिक्यूल आर सो अपार्ट देन वी कैन से दैट द रियल गैसेज आर आइडियल। तब हम रियल गैसेस को आइडियल बोल सकते हैं। थर्ड है दिस कैन बी अचीव्ड बाय लोअरिंग प्रेशर एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर। वही रियल गैस को हम आइडियल गैस में कब कन्वर्ट कर पाएंगे, या तो हम प्रेशर को लोअर करें या फिर टेम्परेचर को इंक्रीज करें। टेम्परेचर को इंक्रीज करें, यहाँ पर ही इनको एनर्जी मिलेगी तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, गैसेस फैलेगी। अब जब गैसेस फैलेगी तो वो दूर दूर हो जाएंगे उनके मॉलिक्यूल, तो इस तरह से वो रियल गैस आइडियल गैस बन जाएगी। यही थर्ड पार्ट है। तो ये था आइडियल गैसेस क्या होती है और रियल गैसेस क्या होती है। ठीक है, ये आपको समझना है और ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं कहीं ये कंसेप्ट ज़रूरत पड़ सकती है। ये आपके सिलेबस से हट गया, लेकिन सिलेबस से हटा दिया, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं उनको समझने के लिए ये सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है ना, इसलिए हमें ये चीज़ देखना था। ठीक है।
चलो अब हम देखते हैं मीन फ्री पाथ। ठीक है, मीन फ्री पाथ क्या होता है? देखो ये कंटेनर में, ये कंटेनर है, इसमें ये कंटेनर है, इसमें एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो ये मॉलिक्यूल मोशन, रैंडमली मोशन करता है। ठीक है, और बात क्या हो रही है, हम इसका पाथ कैसे मेज़र करेंगे? ठीक है, क्या लिखा है? मीन फ्री पाथ, क्योंकि ये फ्रीली मोशन कर रहा है तो उसके पाथ को हम फ्री पाथ बोलेंगे। अब वो मेज़र कैसे करते हैं? क्योंकि ये कभी यहाँ गया, ठीक है, वो रैंडम मोशन कर रहा है, यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, फिर ऐसे भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, डिस्टेंस भी वन टाइम में कम ज़्यादा कवर कर सकता है वो। तो हम इसका पाथ कैसे मेज़र करेंगे? और हो सकता है ये यहाँ से यहाँ तक जाने में अभी तक वो किसी पार्टिकल से कोलाइड नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब कुछ देर बाद, अब इसके बाद वो किसी पार्टिकल से कोलाइड हुआ यहाँ आने के बाद। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जब हम उसका पाथ मेज़र करेंगे तो टू सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का पाथ। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? टू सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का पार्ट, मतलब वो जहाँ से स्टार्ट कर रहा है जब तक उसको वो कोलाइड नहीं होता है, ठीक है, वहाँ तक का उसका पाथ। जैसे ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, मैं ये ऐसे ही कर रही हूँ, ये ऐसे ऐसे यहाँ तक आया। ठीक है, ये ऐसा, ये वाला पार्टिकल का ये पाथ रहा। ठीक है, अब ये पाथ रहा, तो अब हम उसका फ्री पाथ कैसे मेज़र करेंगे? तो हम क्या करेंगे, जो स्ट्रेट लाइन चल रहा है उसका डायरेक्शन चेंज करने से पहले, जैसे ये 1 पाथ है, ये 2 पाथ है, ये 3 है, फिर यहाँ से यहाँ गया ये 4 है, यहाँ गया ये 5 है, यहाँ गया ये 7 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो पूरे पाथ है इन सब का एवरेज निकालेंगे, इन सब का मीन निकालेंगे। तो मीन क्या हो जाएगा इसका, इसको हम डिनोट करेंगे लैम्डा से, और इसका मीन क्या हो जाएगा, पहला पाथ की लेंथ, दूसरे पाथ की लेंथ, तीसरे पाथ की लेंथ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ अपॉन 7। तो इन सब, ये जो पाथ नंबर है, हाँ ये डिस्टेंस नहीं है, उसने कवर किया, ये डिस्टेंस नहीं है, पाथ नंबर लिख रही हूँ मैं। तो ये सभी पाथ की डिस्टेंस इन सबको ऐड किया, और ये 7 पाथ है तो हमने 7 से डिवाइड किया, तो जो वैल्यू आएगी वो उस मॉलिक्यूल का मीन फ्री पाथ होगा। आई बात समझ में? तो ये होता है मीन फ्री पाथ। और ये मीन फ्री पाथ कहाँ है? 2 सक्सेस, जैसे यहाँ पर उसने एक से टकराया था, उसके बाद फिर चलना शुरू किया, फिर इतना चलने के बाद फिर वो टकराया, मतलब यहाँ आने के बाद फिर दूसरे पार्टिकल से टकराया। तो ये जो 2 सक्सेसिव कॉलिजन है उसके बीच का जो पार्ट है, उसने कितना चला, क्या चला, उसका एवरेज निकालेंगे, वो होगा मीन फ्री पाथ। और देखो इसको डिनोट किया है लैम्डा से, फिर क्या बोल रहा है, लैम्डा से डिनोट किया इसको, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, it is defined as average distance traveled by a molecule with constant velocity between two successive collision। यही समझाया मैंने। constant velocity मतलब हमने सबसे पहले बात की है कि गैस के मॉलिक्यूल कैसे रहते, कांस्टेंट मोशन में। कांस्टेंट मोशन का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो वही चीज़ है, इट इज़ डिफाइंड एज एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल, एवरेज यानी वही मीन, एवरेज और मीन सेम ही होता है, तो इसलिए इट इज़ डिफाइंड एज एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल विथ कांस्टेंट वेलोसिटी बिटवीन 2 सक्सेसिव कॉलिजन। ठीक है, अब थर्ड क्या होगा, मीन फ्री पाथ। अब हमने ये फ्री पाथ निकाल लिया यहाँ तक के, अब हम फ्री पाथ की बात करेंगे कि मीन फ्री पाथ इज इनवर्सली वेरी विथ डेंसिटी। ठीक है, दैट इज इफ डेंसिटी इंक्रीजेज देन मीन फ्री पाथ डिक्रीजेज।
सो दैट कॉलिजन बिटवीन पार्टिकल इज इंक्रीज्ड। अब क्या मीनिंग हुआ कि मीन फ्री पाथ डेंसिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मीनिंग क्या होता है कि डेंसिटी यदि कम होंगी तो फ्री पाथ ज़्यादा होगा, मीन फ्री पाथ ज़्यादा होगा, और डेंसिटी ज़्यादा होगी तो मीन फ्री पाथ कम होगा। कैसे? डेंसिटी कम का मतलब क्या है? सारे पार्टिकल बहुत पास पास में, ठीक है, ये पार्टिकल पास पास में, तो ये डेंसिटी यदि यहाँ ज़्यादा है, पास पास में है, तो इनके कॉलिजन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। कॉलिजन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे तो फ्री पाथ कम आएगा, ये अंडरस्टूड है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा, कोलाइड ज़्यादा होगा, तो दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का जो पाथ है, जो मीन फ्री पाथ आएगा, वो कम आएगा। और इसी के कंपैरिजन में हम ये बात करते हैं कि डेंसिटी बहुत कम है, ये पार्टिकल दूर दूर है। अब ये एक मॉलिक्यूल यदि घूम रहा है तो उसके टकराने के चांसेस कम हो गए, जब टकराने के चांसेस कम हो गए तो उसका फ्री पाथ ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से समझना है कि यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ ये डेंसिटी कम है, तो किस तरह से ये जो मीन फ्री पाथ है वो कम ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो मीन फ्री पाथ है ये डेंसिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब हम और आगे देखते हैं क्या पॉइंट है। अगला पॉइंट है इसी को लेकर के, मीन फ्री पाथ को लेकर के ही अगला पॉइंट है कि मीन फ्री पाथ ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ गैसेस। अब साइज से कैसे, ठीक है, तो साइज हम कैसे देखते हैं, यदि पार्टिकल का साइज बड़ा है, ये कंटेनर है, साइज मैंने अभी ये पार्टिकल लिया था, ठीक है, इतने छोटे, अब ये ही साइज में इतना बड़ा ले लेती हूँ, बड़ा, ठीक है, ये बड़े साइज वाले पार्टिकल ले लेती हूँ, तो अब देखो क्या होगा, साइज बड़ा है तो ये क्या होंगे, जल्दी टकराएंगे एक दूसरे से, ठीक है ना। अब ये टकराएंगे तो मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा, फिर से मीन फ्री पाथ के चांसेस कम हो जाएंगे, कम हो जाएगा वो पाथ, तो इसलिए मीन फ्री पाथ ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ गैस। अब साइज कैसे मेजर करते हैं हम, मॉलिक्यूल है, स्फेरिकल बॉडी ही कंसीडर करते हैं हम मॉलिक्यूल को, तो उसकी डायामीटर देखेंगे, तो डायामीटर यदि बड़ा हुआ तो मीन फ्री पाथ कम हो जाएगा, और मीन फ्री पाथ ज़्यादा हुआ इसका मतलब क्या हो गया कि उसका साइज कम है या डायामीटर कम है, ठीक है। तो हम क्या मेज़र करेंगे यहाँ पे, मॉलिक्यूल का डायामीटर, तो डायामीटर से हम साइज बताएंगे, तो ये होता है मीन फ्री पाथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डायामीटर, ठीक है। लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d², मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डायामीटर, ठीक है। तो ये इस तरह से दो चीज़ें हैं मीन फ्री पाथ के लिए, एक तो डेंसिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और दूसरा डायामीटर का इन्वर्सली, डायामीटर के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब इन दोनों को यदि कंबाइन करते हैं तो ये टर्म आ जाएंगी, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/ρd², रो इज डेंसिटी और d इज डायामीटर ऑफ, डेंसिटी ऑफ गैस, और दिस इज डायामीटर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनल साइन जब हम रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, और ये एक्सपेरिमेंटली ये कांस्टेंट फाइंड किया है कि इसकी जगह ये कांस्टेंट आता है लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई, तो ये जो इतना टर्म है √2 × पाई, ये कांस्टेंट है यहाँ के लिए, ठीक है। तो ये कांस्टेंट यहाँ पुट किया तो ये क्या हो गया, d² रो, ठीक है। तो ये अब हो गया, ये देखो हम ये नीचे आते हैं, ये क्या हो गया, अब यहाँ पर देखेंगे तो ये आ गया लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 1/√2 पाई d²। अब रो क्या होता है, डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम,
अब यहाँ पे मास क्या है, जितने टोटल मॉलिक्यूल्स हैं, तो टोटल मॉलिक्यूल्स अपने कितने हैं, n, तो n/v। तो डेंसिटी क्या हो गई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन वॉल्यूम, तो ये डेंसिटी हो गई। तो इसलिए मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना, लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई। पाई अंडर रूट के बाहर है, ठीक है, √2 सिर्फ 2 ही है अंडर रूट में, पाई d² इन ब्रैकेट n/v। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला मीन फ्री पाथ का, ठीक है। ये कंसेप्ट है आपको, मतलब ये डेरिवेशन भी आ सकता है, हाँ, मीन फ्री पाथ का। चलो अब आगे देखते हैं। आगे बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये। अब ये भी मैं आपको इस स्क्रीन पे ही समझा रही हूँ, क्योंकि ये जो है ना, इसका एक्सप्रेशन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, इसलिए एक बार बोर्ड में लिखा नहीं जाएगा, तो मैं आपको ये यहीं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, ठीक है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो पार्ट है ये आपको 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। इसका डायग्राम, इसका डिस्क्रिप्शन, सारी ही चीज़ें ये इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने ये कंटेनर लिया है, कैसा, क्यूबिकल कंटेनर है, ठीक है। क्यूबिकल कंटेनर है, इसलिए लिया है क्यूबिकल कंटेनर क्योंकि इसकी लेंथ भी सेम होंगी, इसकी विड्थ भी सेम होंगी या ब्रेड्थ भी सेम होंगी, और इसकी हाइट भी सेम होगी, ठीक है। अब ये ऐसा कंटेनर है कि जब इसमें हम गैस फिलअप करते हैं तो पूरे कोई भी वॉल पर यदि मॉलिक्यूल कोलाइड करता है तो वो उसका जो प्रेशर होगा वो सेम ही होगा, और हमें एवरेज फाइंड करना है। तो इसलिए हमने ये क्यूबिकल लिया है, ठीक है, ताकि मेज़रमेंट में इजी रहेगा। तो अब हम देखते हैं, ये हमने कंटेनर लिया है जिसकी की ये लेंथ, जिसकी की ये लेंथ क्या है, ये लेंथ है ये L, ये लेंथ है L, ठीक है, और ये समझो विड्थ है, ठीक है, और ये हाइट है, ठीक है। ये सभी L है। ये देखो, ये मैंने लिया है ये L। हम एक शेडेड पोर्शन ले लेते हैं, एक साइड से ये शेड कर लिया है इसको, तो यहाँ पर ये हो गया लेंथ, और यही यदि हम ये देखें तो ये हो गई हाइट, ठीक है, और ये इसका पोर्शन आ जाएगा L। मतलब ये भी रहेगा ना 3 डायमेंशन में। जब अब ये एक पार्ट देख रहे हैं तो ये 2 डायमेंशन हो गए, वॉल हो गई तो 2 डायमेंशन हो गया, लेकिन ये पूरे का पार्ट देखेंगे तो ये इसकी विड्थ, ये डेप्थ आ जाएगी, समझ लो, तो ये भी हो गई L। तो ये 3 डायमेंशन फिगर है, तीनों डायमेंशन में L L L लेंथ है, ठीक है। ये क्यों लिया है, क्योंकि इसका फिर वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फिर हमारा वॉल्यूम हो जाएगा L³, ठीक है। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, L³। ये यहाँ पे लिखा है हमने L³, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर विल बी L³। अब हम ये ऐसा कंसीडर करते हैं कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो n है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्मॉल n है, ये कंसीडर कर रहे हैं हम, ठीक है। इसके आगे हम चले, क्या क्या कंसीडर करना है हमको, ये किया। उसके बाद अब हमको इसमें क्या करना है कि यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है ये वॉल पर कितना प्रेशर एक्सर्ट करे, या तो इस साइड की वॉल पर या इस साइड की वॉल पर या इधर, मतलब ये कैसे, ये या तो इस साइड की वॉल पर, ये शेडेड वॉल पर, या ये वाली वॉल इस पर, या फिर ये ऊपर वाली वॉल, या ये नीचे वाली वॉल। 4 वॉल होगी, ठीक है, 4 क्यों 6 होगी, ऊपर नीचे और ये चारों साइड की। तो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है या प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, हमें ये चेक करना है। तो उसके लिए क्या, देखो, वी हैव टू फाइंड प्रेशर ऑफ गैस ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, हमें ये निकालना है। तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, अब हमें निकालना है प्रेशर। तो प्रेशर के लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ती है, प्रेशर का फॉर्मूला एक तो ये है हमारे पास F/A,
है ना, फोर्स अपॉन एरिया। फिर फोर्स निकालना है तो फोर्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल जा आ रहा है, रैंडम मोशन में है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, और वो दीवार से टकरा रहा है तो हम उसका मोमेंटम निकाल सकते हैं, तो चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं। और फिर हमें पता है न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, तो उससे फिर हम फोर्स फाइंड कर लेंगे। तो देखो हमने यहाँ क्या कंसिडर किया, ये एक मॉलिक्यूल कंसिडर किया है, ये जो पहले इस वॉल से टकरा रहा है, मतलब ये देखो ये मैंने लिया है ना, यहाँ से इसको ओरिजिन कंसिडर किया और इस वाली लाइन को हमने कंसिडर किया एक्स एक्सिस, ठीक है, इस वाली लाइन को हमने कंसिडर किया है वाई एक्सिस, ठीक है। फिर ये वाली जो लाइन है इसको हमने कंसिडर किया, देखो ये वाली लाइन को एक्स एक्सिस एक्स और ये वाली लाइन को वाई एक्सिस वाई, और देखो ये वाली लाइन को हमने जेड एक्सिस कंसीडर किया है, ठीक है। तो ये है ओरिजिन और ये है अपने एक्सिस 3, ठीक है। अब हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन की बात करेंगे, एक्स डायरेक्शन की, ठीक है। तो हम क्या कंसीडर करें, ये जो एक मॉलिक्यूल है, ये जो एक मॉलिक्यूल है ये पहले एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है और ये दीवार से टकरा रहा है, तो यहाँ पर इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम वी, ठीक है। फिर ये टकरा के वापस आ रहा है तो फिर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब माइनस एक्स वाले डायरेक्शन में जा रहा है, या हम ये बोल सकते हैं कि इस डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो एक्स सिर्फ मॉलिक्यूल ले रहे हैं ना, तो हम इसको वी एक्स ले लेते हैं, ठीक है। फिर हम बोल रहे हैं कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अब इसका मोमेंटम हो जाएगा माइनस वी एक्स, ठीक है। तो अब हम चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जब लौट रहा है तो माइनस वी एक्स है, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, ये माइनस वी एक्स, फिर माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, एम वी एक्स। आई बात समझ में। तो ये देखो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे हम देखते हैं कि हमने क्या लिया है, देखो चेंज इन मोमेंटम क्या आ गया, चेंज इन मोमेंटम ये क्या आ गया, देखो चेंज इन मोमेंटम इन एक्स कंपोनेंट डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम है ये, ठीक है, माइनस एम वी एक्स माइनस एम वी एक्स, मतलब माइनस 2 एम वी एक्स। अब ये माइनस का मतलब क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन, पर जब हमें को इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, जब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड हम क्या लेंगे, सिर्फ 2 एम वी एक्स, ये मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है। तो अब हम सिर्फ 2 एम वी एक्स लेके प्रॉब्लम आगे सॉल्व करेंगे। तो अब वापिस हम उस डायग्राम के पास जाते हैं, तो डायग्राम क्या बोल रहा है, देखो वापिस इस डायग्राम के पास जाए तो अब हम देखेंगे लेंथ। अब देखो ये जो पार्टिकल है वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, दूसरी बार में फिर वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, मतलब ये एक दीवार हो गई, ये वाली दीवार हो गई एक, ठीक है। यहाँ से वो इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर ऐसे जा रहा है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक गया तो एल डिस्टेंस कवर किया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया तो एल डिस्टेंस कवर किया, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 2L, ठीक है। डिस्टेंस 2L कवर किया और हम यहाँ से यहाँ तक जाने आने का टाइम हम कंसीडर कर लेते डेल्टा टी या टी, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम यहाँ पर देखते हैं वेलोसिटी हमने क्या लिया है, वी एक्स, डिस्टेंस क्या लिया है 2L आ जाएगा, टोटल वो मोमेंटम जब हम टोटल ले रहे हैं तो इधर का फिर इधर का ले रहे हैं, तो डिस्टेंस भी उतना ही लेना पड़ेगा, इसलिए 2L, और टाइम
इधर का अलग अलग ना लेते हुए हम डेल्टा टी ले लेते हैं, या टी भी ले सकते थे, ठीक है। तो अब यहाँ से डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2L/Vx। हमने क्यों टाइम निकाला है, क्योंकि हमने क्या बोला है, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हमारा मोमेंटम निकल गया था, अब हमें निकालना था टाइम। तो टाइम के लिए हमको डिस्टेंस चाहिए था और वेलोसिटी हमें पता है, और टाइम ये निकाला, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये आ गया। अब हम निकालते हैं फोर्स, ठीक है। तो फोर्स क्या हो जाता है, क्योंकि हमको प्रेशर चाहिए, तो प्रेशर के लिए क्या हो जाएगा, हमारा प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये मैं यहाँ स्क्रीन ला के रख रही हूँ। अब प्रेशर का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू F/A, और F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, मतलब हमने क्या लिया था, डेल्टा PS अपॉन डेल्टा T, टाइम, ये हो गया। अब डेल्टा PX हमारा क्या था, F इज इक्वल टू क्या मिल गया, 2mVx, और डेल्टा T क्या हमारा आ गया, 2L/Vx। तो ये Vx ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, mVx² L, ये मिल गया हमको F। तो ये निकला एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन वॉल ऑफ कंटेनर, क्या निकलेगा, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे लिखेंगे हम, मोमेंटम अपॉन टाइम। तो मोमेंटम हमारा क्या निकला, 2mVx1 क्यों लिखा है अब, क्योंकि हम एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो हमने x1 लिख दिया। अब x डायरेक्शन में ही ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल जाएंगे, ठीक है, तो उसकी बाद में बात करते हैं। तो अब हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात करें, इसलिए Vx1 लिखा है यहाँ पे, डेल्टा T। तो 2mVx1 अपॉन डेल्टा T का हमने यहाँ वैल्यू पुट किया, तो वो आ गया 2L/Vx1। ये 2 से 2 कैंसिल, ये Vx ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mVx1²/L। ये आ गया हमारा एवरेज फोर्स, अब हम निकालेंगे प्रेशर, ठीक है। इसके पहले ये अब हम क्या निकाल रहे थे कि ये था अभी एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे हम, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखो हमने क्या लिया है, Vx1 इज द x कंपोनेंट, ये देखो x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल 1। अब ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल है, तो उन सब के लिए हम वेलोसिटी अलग अलग ले लेते हैं। जैसे मॉलिक्यूल 2, 3, 4, 5, इनके लिए हम ले लेते हैं वेलोसिटी Vx2, Vx3, Vx4, ठीक है। तो टोटल एवरेज फोर्स अब क्या हो जाएगा, इन सब को ऐड करना पड़ेगा। जैसे फोर्स इसका सेकेंड वाले के लिए हो जाएगा mVx2²/L, थर्ड वाले के लिए हो जाएगा mVx3²/L, ऐसा सब। तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, इन सबको ऐड कर देंगे। तो m/L इन ब्रैकेट में, ये सब में m/L कॉमन रहेगा, चेंज क्या होगा, सिर्फ Vx वाली कंपोनेंट, ये कंपोनेंट बस चेंज होगा, तो वो हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो हमारा एवरेज फोर्स आ जाएगा, मतलब x डायरेक्शन में जाने वाले सभी मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है, सारे ही मॉलिक्यूल आ गए, उसमें n नंबर भी हो सकते हैं, तो सारे n मॉलिक्यूल्स, Vx1² Vx2² प्लस Vx3², ठीक है। अब एवरेज प्रेशर क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू एवरेज फोर्स, ये पूरा अपॉन एरिया ऑफ शेडेड वॉल, क्योंकि ये सारे x वाले जो पार्ट है वो किससे टकरा रहे हैं, जो जिस साइड x डायरेक्शन साइड वॉल है ना, बस उससे टकरा रहे हैं, इससे उसका एरिया आएगा। तो सिर्फ वही एरिया लेंगे, आपके डायग्राम में मैंने लिखा है ना, वहाँ शेड किया है ना, वही शेडेड पोर्शन का एरिया आएगा यहाँ। तो m/L ये पूरा टर्म अपॉन a, ये किया। अब यहाँ पर और हम नीचे जाए तो a को क्या लिख सकेंगे हम, L², तो यहाँ पे L² लिख देंगे a की जगह, तो L² इंटू L क्या हो जाएगा, L3, ये आ गया L3, ठीक है। तो ये आ गया L3 m/L3 Vx1² प्लस Vx2² प्लस Vx3²। तो अब ये जो है
ये जो स्क्वायर आया है वेलोसिटी का, इसको हम क्या बोलेंगे, ये है स्क्वायर वेलोसिटी का सम ऑफ स्क्वायर वेलोसिटी। तो हम इसका एवरेज निकालते हैं, ठीक है। तो एवरेज ऑफ स्क्वायर वेलोसिटीज हम कैसे लिख सकते हैं, वी एक्स स्क्वायर का बार। जब ये बार लिखा है मतलब ये सोचो कि ये स्क्वायर एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी है, एवरेज है, ठीक है, इज इक्वल टू ये सारी वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। तो ये अब ये एन को इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो ये क्या आ जाएगा, इसके ये पूरी टर्म के इक्वल वी एक्स स्क्वायर बार इंटू एन। ये हमें शॉर्ट मिल गया, क्योंकि इतना सारा बार बार हम नहीं लिख सकते ना, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब हम आगे देखें तो ये चीज़ क्या आ जाएगी, फिर हम उसमें पुट करें किसके, p वाले इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा, m/l³ इंटू एन, ये एन वी एक्स स्क्वायर। ये देखो यहाँ पर हमने इसकी जगह क्या पुट किया है, इसकी जगह यहाँ पर हमने पुट कर दिया ये एन वी एक्स बार स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें मिल गया इक्वेशन p इज इक्वल टू एम एन वी एक्स बार का स्क्वायर बाय l³, ठीक है। तो अब नीचे जब हम जाएं, अब ये देखो, नाउ वी टेकिंग द मॉलिक्यूल ऑफ ऑल डायरेक्शन। अब ये सिर्फ x डायरेक्शन के मॉलिक्यूल की बात किए थे हमने, ठीक है। अब हम सिर्फ x डायरेक्शन की बात की थी, अब ऐसे ही मॉलिक्यूल y डायरेक्शन वाली दीवार से टकराएंगे, ठीक है। तो उनका सब ये सारी चीज़ें निकालेंगे हम, तो उसकी जो वेलोसिटी आ जाएगी वो वी वाई स्क्वायर आ जाएगी। टर्म तो पूरी ये सब आएगी, सारी टर्म, बस वी एक्स की जगह वी वाई आएगा, ठीक है। और यहाँ वी एक्स की जगह वी वाई आएगा, वाई डायरेक्शन के साइड जो मॉलिक्यूल टकराएंगे उनका, फिर जेड डायरेक्शन के साइड जो मॉलिक्यूल टकराएंगे उनका वी जेड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर ये एक्स वाई जेड सभी डायरेक्शन के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का जब एडिशन निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, अब वही स्क्वायर वेलोसिटी निकालेंगे, एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी, तो वो क्या आ जाएगी, वी स्क्वायर। अब सभी का कॉमनली हम जब वेलोसिटी लेंगे तो वी स्क्वायर बार इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर बार प्लस वी वाई स्क्वायर बार प्लस वी जेड स्क्वायर बार, ये आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि सभी कैसे करते हैं, रैंडम मोशन में है, कांस्टेंट मोशन में, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि वी स्क्वायर बार इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर बार इज इक्वल टू वी जेड स्क्वायर बार, क्योंकि हमने क्या बोला है कि सभी कैसी मोशन में है, कांस्टेंट मोशन में, मतलब वेलोसिटी सेम है, तो हम ये लिख सकते हैं। तो ये जब सब साथ में लिखेंगे तो इन तीनों को कोई भी, अब हम वी एक्स स्क्वायर की वी वाई स्क्वायर की जगह भी वी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, वी जेड की जगह भी वी एक्स लिख सकते हैं, तो 3vx स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स वी बार स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर बार हो जाएगा, तो फिर वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ का 3 इधर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/3 वी बार स्क्वायर, तो वी एक्स स्क्वायर बार इज इक्वल टू 1/3 वी स्क्वायर हो जाएगा, वी वाई स्क्वायर बार इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, वी जेड स्क्वायर बार इज इक्वल टू भी 1/3 वी बार स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई ना। तो अब हम इसको x की जगह क्या लिखेंगे, 1/3 वी बार स्क्वायर। अब ये कॉमन वेलोसिटी हो गई मॉलिक्यूल की, ठीक है। तो अब p इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला क्या बन गया, एम एन अपॉन l³ इंटू 1/3 वी स्क्वायर बार, ठीक है। बार का मतलब है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब ये फॉर्मूले को और दूसरे फॉर्म में हम ये लिख सकते हैं इस तरह से, ये 1/3 यहाँ लिख दिया, ये 3 को इस साइड लिख दिया, तो l³ और ये n पहले लिख दिया, फिर ये m, यहाँ ये m लिख दिया, फिर ये v बार स्क्वायर लिख दिया। अब ये l³ को हम v लिख सकते हैं क्योंकि ये क्या है, वॉल्यूम हो गया,
तो 1/3 n/v इंटू m v बार स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया प्रेशर का। प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। ठीक है, तो ये जो डेरिवेशन है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको और ध्यान से देखना। नहीं समझ में आए तो ये वीडियो को बार बार देख लेना, 2-3 बार देख लेना, तो ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो डेरिवेशन है इसको ज़रूर करना है आपको। ठीक, चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आएगा तो 1-2 बार वापस रिवाइज कर लेना ये वीडियो, और ये नोट्स प्रिपेयर कर लेना सारे। ठीक है, चलो बाय।